नमस्कार। पढ़ई तू हरिद्वार राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के दिवस के तृतीय सत्र में हम पढ़ने वाले हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए आज हम लेके आए हैं राजनीति विज्ञान इस विषय का। और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान क्या और कैसे। और आज हमें पढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री विश्वदीप शुक्ला सर जी। नमस्कार सर। आपको सर सेवानिवृत्त प्राचार्य है, एक बहुत लंबा अच्छा खासा अनुभव है उनका, साथ ही साथ विषय से संबंधित ज्ञान का भी निश्चित ही आप लोग उनके अनुभव से और उनके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं, भारतीय संविधान क्यों और कैसे। धन्यवाद सर। बच्चों, आपका इस कक्षा में नए विषय के विचार। धन्यवाद देवांगन सर। बच्चों, आपका इस 11वीं कक्षा के इस नए विषय में स्वागत। आपके लिए राजनीति विज्ञान एक बिल्कुल नया विषय और नई पुस्तक के साथ है। राजनीति विज्ञान के बारे में जहाँ तक कहा जाए, आपने 6वीं 7वीं 8वीं में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन वह स्वयं में बहुत छोटे दायरे में है। 11वीं से राजनीति विज्ञान सही मायने में शुरू होता है और मैं आज इसका पहला अध्याय आपको समझाने जा रहा हूं। विषय है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों, आखिर संविधान है क्या? जैसा कि शब्द आपने पढ़ रहे हैं, संविधान, विधान यानी कानून, विधान का अर्थ होता है कानून। सम मतलब सब मिलाकर, सब मिलाकर जो कानून है उसके बंडल को, उसके समूह को संविधान कहते हैं। संविधान हर जगह रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर का भी एक संविधान है, आपके स्कूल का भी एक संविधान है, और ये संविधान के बल पर ही एक परिवार में अनुशासन रहता है, स्कूल में अनुशासन रहता है, और संविधान की जरूरत जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें नए नए कानून जुड़ते जाते हैं। बच्चों, ख्याल रखिए, संविधान और परंपरा में थोड़ा अंतर है, संविधान और संस्कार में थोड़ा अंतर है। संस्कार संविधान को प्रभावित करते हैं। हमारे घर में जैसा संस्कार है उसके अनुसार, या हमारे देश के जैसे संस्कार हैं उसको मद्देनजर ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये जानने के बाद कि संविधान क्या है। संविधान, पुनः बताऊंगा, नियमों एवं कानूनों का एक संकलन है, एक भंडार है, और ये दोनों लिखित और अलिखित होते हैं। कई जगह उसे रूल बुक, नियम पुस्तिका के रूप में लिख दिया जाता है, बिंदुवार लिख दिया जाता है, और कई जगह इसे बिंदुवार न लिख करके यह मौखिक रूप से बता दिया जाता है, जानकारी दे दी जाती है, और सभी को उसके पालन करना अनिवार्य होता है। तो संविधान नियमों का समूह है, संविधान उसका संकलन है, और यह लिखित में भी हो सकता है नियम पुस्तिका के रूप में, या अलिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। संविधान जो है वो, जैसा बताया, कानूनों का समूह है, सर्वोच्च कानूनों का समूह है, एक बंडल है। सभी विषयों पर समग्र रूप से कानूनों को समायोजित कर एक पुस्तक में जिसे लिख दिया जाए, या जिसे मौखिक रूप से एक संस्था में लागू किया जाए, वही संविधान कहलाता है।
जैसा बताया, पुनः बताऊंगा, लिखित होता है और अलिखित भी होता है। हमारे यहाँ का संविधान क्या है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लिखित है कि अलिखित है, कैसा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पर आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों तरह के होते हैं। और संविधान जहां कानूनों का समूह है, लिखित और अलिखित होता है, इसका मुख्य कार्य, संविधान का मुख्य कार्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संबंधों को नियमित करना है। ये शब्द आपने 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों क्या है आखिर? थोड़ा सा मैं इस पे बिंदु पे जाना चाहूंगा। जब हम कहते हैं बच्चों कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो प्रश्न ये उठता है, सरकार मतलब क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या राज्यों के मुख्यमंत्री, उनका ग्रुप, या लोकसभा, राज्यसभा, या पुलिस, या जनता? कौन? सरकार का अर्थ क्या है? सरकार अच्छा काम कर रही है, यानी कौन अच्छा काम कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री केवल अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी लोगों का उसमें कोई सरोकार नहीं, या कुछ और बात? सरकार के, जैसे एक शरीर हम बोलते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं और वो सब अंग मिलकर एक शरीर बनता है। ऐसे ही सरकार के भी कई अंग हैं, 3 अंग हैं मुख्य रूप से। एक का नाम व्यवस्थापिका, दूसरे का नाम कार्यपालिका, तीसरे का नाम न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी संसद भवन और उसमें बैठे हुए लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य आदि, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब व्यवस्थापिका। कार्यपालिका यानी सरकार ही, यानी व्यवस्थापिका में चुने हुए लोग जो कुछ होते हैं, जो लोग मंत्री बनते हैं, और उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी गण, ये आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर, पुलिस, ट्रैफिक, अग्निशामक, जितने तरह के ये सरकारी कार्यालय हैं, ये सब कार्यपालिका में आते हैं। व्यवस्थापिका यानी संसद, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री तो निश्चित रूप से लोकसभा के सदस्य के नाते शामिल हैं ही व्यवस्थापिका में। कार्यपालिका में सारे कर्मचारी, अधिकारी जो शासकीय कार्यालयों में कार्यरत हैं। और न्यायपालिका, जैसा न्याय से शब्द से स्पष्ट है, न्यायालय से जुड़े हुए लोग। तो ये 3 अंग होते हैं और ये 3 अंग मिलकर सरकार कहलाते हैं। और जब हम कहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सवाल उठता है कि सरकार का कौन सा अंग अच्छा काम कर रहा है? क्या तीनों अंग अच्छे काम कर रहे हैं, या कोई एक काम कर रहा है और दूसरा ठीक से नहीं कर रहा है? ये सवाल अगला उठता है। जब हम कोई कहे कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमें गहराई पे जाना होगा कि उसका कौन सा अंग इन तीनों में से ठीक से काम नहीं कर रहा है, कौन सा अंग अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा है। तो सरकार यानी ये 3 अंग, इन तीनों अंगों के बीच में सामंजस्य जिन नियमों के तहत बैठाया जाए, उन नियमों को कहा जाता है संविधान। और सरकार एक तरफ और जनता एक तरफ, तो सरकार के तीनों अंगों के बीच में तालमेल बैठाने का काम और सरकार और जनता के बीच में तालमेल बैठाने का काम, यह संविधान का कार्य है, संविधान के माध्यम से होता है। हिंदी में जैसा मैंने बताया, संविधान, विधान यानी कानून, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का अंग्रेजी में अर्थ है ढांचा। सरकार भी एक ढांचा है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ ढांचा। किस चीज का ढांचा? कानूनों के ढांचे को, जिसमें कानून शामिल हों, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। और किसी भी देश को, किसी भी यूनिट को चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन अपरिहार्य है, बिना इसके नहीं चल सकता। आगे हम जानेंगे कि यदि संविधान ना हो तो क्या हाल होगा। तो अब बच्चों, ये जानने के बाद कि सरकार क्या है, उसके कितने अंग हैं, उसका संविधान में क्या निहित रहता है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ें
और ये जाने कि संविधान का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है। बिना संविधान के क्या होगा? बिना संविधान के सरकार के संगठन निर्माण में दिक्कत आएगी। संविधान विहीन राज्य अराजक हो जाएगा। अराजक यानी जहां पर अव्यवस्था हो जाएगी। यह संविधान में ही लिखा हुआ है कि सब कार्यालय समय पर खुलेंगे। यह संविधान का, कानून का एक हिस्सा है। यदि यह संविधान में ही है कि लाल सिग्नल चौक पर रहने पर गाड़ियां रुकी रहेंगी, यह भी संविधान का हिस्सा है। यदि यह न लिखा रहे तो क्या होगा? लाल सिग्नल होने पर भी गाड़ियां चलेंगी, बेतरतीब होगी, एक्सीडेंट्स होंगे, तो अराजकता आएगी, अव्यवस्था आएगी। इस प्रकार बच्चों, संविधान जो है वह एक बहुत अपरिहार्य अंग है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, अराजकता से बचने के लिए। वास्तव में तो संविधान जो है वो एक राज्य की आत्मा है। बिना संविधान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद का कोई अर्थ नहीं है। वे लोग अपनी उच्छृंखलता में कुछ भी करेंगे यदि उनके बंधन कानून के माध्यम से ना बने हों, यदि संविधान ना हो तो इस प्रकार संविधान जो राज्य की आत्मा है, सरकार के संगठन के निर्माण के लिए भी बहुत आवश्यक है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसमें लोग कैसे आएंगे, कैसे चुनाव होगा, कैसे नियुक्ति होगी, ये सब संविधान का हिस्सा है। तो संगठन के, सरकार के निर्माण में संविधान का अहम रोल रहता है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया, यदि संविधान ना हो तो संसद या सांसद या सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करेंगे। जनता भी अपनी मनमानी करेगी। जनता भी आदेशों का पालन नहीं करेगी, क्योंकि वह कानून का रूप नहीं लिया है उस आदेशों ने। तो इसलिए सरकार कुछ भी ना करे, उस पर अंकुश लगाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। तो पहला जहां सरकार के निर्माण के लिए, वहीं दूसरी ओर निर्माण करने के बाद सरकार को उसके दायरे में रखने के लिए, उस पर एक तरह का बंधन बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत होती है। तीसरी बात, जैसा मैंने कहा, संविधानहीन राज्य अराजक हो जाएगा। तो तीसरी बात, संविधानहीन राज्य में अशांति होगी, अव्यवस्था होगी, और सुव्यवस्था के अभाव में, शांति के अभाव में देश ठीक से नहीं चल पाएगा। नागरिक अपना कर्तव्य पालन नहीं करेंगे। हमें अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो हम कर्तव्य पालन नहीं करेंगे, जिससे कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। जहां एक और हमारे अधिकार की बात होती है, वहीं अपने कर्तव्य भी हैं। हमें क्या नहीं करना है एक अच्छे नागरिक के नाते, यह संविधान में ही लिखित है, संविधान में ही बताया गया है। तो इस प्रकार ये तीन बातों के बाद आखिर हमें कानून या संविधान की जरूरत क्या है? जैसा शुरू में ही बताया, यदि संविधान ना हो तो सरकार अपनी मनमानी करे। तो हमारे जो अधिकार हैं जनता के नाते, नागरिक के नाते, उन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने का अर्थ, यदि मेरे को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, तो मैं न्यायपालिका के दरवाजे नहीं खटखटा पाऊंगा, क्योंकि कोई कानून नहीं है। इसलिए बच्चों, संविधान का होना बहुत जरूरी है। अपनी रक्षा के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। अगली बात, पांचवा बिंदु कि संविधान आवश्यक क्यों है। जैसा पहले ही बताया गया है, संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के बीच
के संबंधों को परिभाषित करता है, उसी तरह संविधान जो है वो राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों को भी तय करता है। राज्य और नागरिक के बीच के संबंध कैसे हों, किस तरीके से उन दोनों के बीच में तालमेल बैठे, किस तरह के कानूनों के तहत वे लोग कार्य करें, ये सब संविधान में दिया गया है। चाहे वो लिखित हो चाहे अलिखित हो, लेकिन संविधान का होना आवश्यक है। ये देखिए, इस बिंदु को अंडरलाइन इसलिए किया गया है क्योंकि यह बहुत ही अत्यावश्यक अंग है संविधान की आवश्यकता का। अगला बिंदु, यह शासन की सुव्यवस्था के लिए है। सरकार ठीक से चले, सब अपना कार्य करें, सब उसका आदेश माने, सरकार अपनी सीमाएं जान के उसके अंतर्गत कार्य करे, सरकार के कर्मचारी, सरकार के अंग किसी तरह का अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें, उनके अधिकार के कारण नागरिकों की उपेक्षा ना हो, ये सबको ध्यान में रखने के लिए संविधान है और इसी से शासन की सुव्यवस्था होती है। अंतिम कारण जिसके लिए संविधान बहुत आवश्यक है वह पुनः दोहराया गया है। नौकरशाही द्वारा संविधान ना होने पर दुरुपयोग की संभावना है। नौकरशाही यानी अधिकारी, सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले अधिकारी नौकरशाही कहलाते हैं। ख्याल रखें, शब्द का नौकर से कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद अंग्रेजी में से ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, हिंदी में इसे नौकरशाही कहते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी ये किसी तरह का अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का दुरुपयोग ना करें। इसके अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए संविधान बहुत अहम है। उनको संविधान जो है वो उनको सबको अपने दायरे में रखता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान कितना जरूरी है, कितना अहम है, उसकी अहमियत क्यों है। और हर देश का, हर परिवार का, हर जगह का एक संविधान होता है। निष्कर्ष क्या है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है सरकार और जनता के बीच, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और जनता के बीच, सरकार, और ये संविधान जो है निर्णय लेने की शक्ति भी स्पष्ट करता है। निर्णय लेने की स्पष्ट करना मतलब सरकार को उसके दायरे में रखकर यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जो भी कानून बना रही है वह नियमानुसार हैं, संविधान के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के मातहत हैं। साथ ही ये शक्तियों की सीमाएं भी तय करता है। जैसा ऊपर बताया गया, कोई लक्ष्मण रेखा पार करके अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानून का दुरुपयोग न करे, तो इस तरह संविधान एक तरह से बंधन का कार्य भी करता है। बंधन का अर्थ अनुशासन, ये हमको सबको अनुशासित करता है। हम सब लोगों की एक सीमाएं खींच देता है कि यहाँ तक जनता के अधिकार हैं और इसके आगे बढ़ने से जनता अपने अधिकारों का हनन करेगी, ऐसा कानून से स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यदि सरकार कानून बनाए तो जनता उसे क्यों मानेगी? सवाल ये आता है, जनता क्यों मानती है सरकार के बनाए कानून को? जनता क्यों मानती है कि लाल सिग्नल आने पर हम गाड़ी रोकें? जनता इसलिए मानती है क्योंकि संविधान के कारण सरकार को, जिसका काम है इन कानूनों को लागू करना, उसको ताकत मिली हुई है, उसको समर्थन मिला हुआ है। सरकार को संविधान का समर्थन मिला है, इसलिए नागरिक के रूप में हम लोग कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं। तो इस तरह संविधान जो है वह समाज की अपेक्षाएं एवं लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है। सरकार की बात हम क्यों माने, या सरकार जनता नागरिक की बात क्यों माने?
सरकार नागरिक की बात इसलिए मानती है या नागरिक की बातें उन बातों को इसलिए मानती है क्योंकि उन बातों के पीछे संविधान की ताकत है। जनता को संविधान द्वारा अधिकार मिले हैं, इसलिए सरकार इन अधिकारों से हमें वंचित नहीं कर सकती। तो ये जो सामर्थ्य है, यह एक तरह का सपोर्ट है, यह एक तरह का बैकअप है। अंतिम बिंदु, इस प्रकार संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। बुनियादी पहचान का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संविधान से हमको स्पष्ट हो जाता है, यदि हम किसी देश का संविधान पढ़ें या किसी एक देश का संविधान जानें, तो हमको पता लग जाएगा कि यह देश किस दिशा में सोच रहा है, किस दिशा में बढ़ता है, किस तरह का देश है, कितना अहिंसक है, कितना न्यायवादी है, कितना लोकतंत्रीय है, कितना नागरिकों के लिए समर्पित है। ये सब बातें हमको संविधान से को पढ़ने से, संविधान को जानने से स्पष्ट हो जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि संविधान किसी एक देश की बुनियादी पहचान है। संविधान, जैसे परिवार को आपने अपने आसपास के परिवारों को देखते हैं, तो हर परिवार के एक अपने अपने संस्कार हैं। संस्कार, जैसा मैंने शुरू में कहा, एक तरह से अलिखित संविधान है। उदाहरण के लिए, किसी के घर में सुबह 5 बजे उठना आवश्यक है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर इसका कोई नियम ही नहीं है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर उठने के बाद, तैयार होने के बाद माता पिता के चरण छूना आवश्यक है। कुछ घर ऐसे हैं जहां पर रात में सोने के पूर्व ईश्वर की प्रार्थना करना आवश्यक है। ये अलिखित हैं, लेकिन ये वहां के नियम हैं, उन परिवारों के नियम हैं, उन परिवारों का ये संविधान है, अलिखित संविधान है। तो उन परिवारों के संविधानों को जानकर हम परिवार के बारे में जान सकते हैं कि वह परिवार कैसा है। दूसरे शब्दों में, उस परिवार की परंपराएं, उस परिवार का इतिहास हमें बता सकता है कि वहां का संविधान किस प्रकार का बना है। तो अब हम अगले बिंदु को ओर बढ़ते हैं। संविधान क्या है हमने जाना, संविधान की आवश्यकता क्यों है हमने जाना, संविधान कितना आवश्यक है ये हमने जाना। अब हमारा अगला बिंदु है कि संविधान को कितने भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, संविधान को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, यानी संविधान की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह के बैकग्राउंड में हुई। क्योंकि निश्चित रूप से उसका बैकग्राउंड संविधान या नियमों को प्रभावित करता है। जो नियम बनाए गए हैं वो अपने भूत से, अपने पूर्व से प्रभावित निश्चित रूप से होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास में उत्पत्ति के आधार पर होता है संविधान का वर्गीकरण। जैसे इंग्लैंड का जो इतिहास है बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है। इतिहास में सभी तरह की घटनाएं उनके यहाँ हुई हैं, उससे प्रभावित होकर वहाँ का संविधान बना है। वहाँ का संविधान बहुत विकसित है क्योंकि इंग्लैंड स्वयं में बहुत विकसित रहा। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाए इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके, तो तीनों का अर्थ एक ही देश है। इस बात का ख्याल रखें, ये विकसित देश हैं। तो विकसित होने के कारण वहां की संविधान की उत्पत्ति दूसरे रूप में हुई है। संविधान बनाने का जो वर्गीकरण किया गया, उसमें दूसरा वर्ग है प्रथाओं के आधार पर। वहां पे क्या प्रथाएं चलती हैं, अमेरिका में पूर्व में किस तरह की प्रथाएं थी, भारत में पूर्वाचीन काल में, पूर्वाचीन काल में, मध्यकालीन काल में किस तरह की हमारे यहाँ प्रथाएं थी। तो कानूनों को बनाते समय प्रथाओं का, वहाँ की परंपराओं का, वहाँ के समुदायों की अपेक्षाओं का
बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और इसलिए संविधान का जब वर्गीकरण किया जाता है तो जहां पहला ग्रुप होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा बनता है प्रथाओं के आधार पर। यहां भी इंग्लैंड ही है, यहां प्रथाओं का बहुत प्रभाव पड़ा। वहां जो कस्टम थे, वहां जो पुरानी परंपराएं थी, उसको ध्यान में रखकर वहां का संविधान बना। और दूसरा, वहां का संविधान अलिखित है। अलिखित मतलब अनरिटन लॉ। अलिखित यानी अनरिटन लॉ। आप उसे किसी पुस्तक में नहीं पाएंगे, उसे किसी पुस्तक में नहीं पाएंगे, वह अलिखित है। और यूएसए का संविधान लिखित है। इंग्लैंड और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे संक्षिप्त में अमेरिका कहते हैं। तो इस तरह प्रथाओं को लेकर वर्गीकरण हुआ। और तीसरा और अंतिम तरह के संविधान है जिसमें परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्गीकरण होता है। परिवर्तनशीलता यानी ऐसा संविधान जो समय के साथ साथ जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश हो। क्या आप समझ सकते हैं, कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसा भी होता है क्या कि संविधान में समय के साथ साथ परिवर्तन कैसे होता है? हम ज्यादा दूर न जाकर के भारत का ही उदाहरण लें। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो वहां पर विवाह की उम्र पुरुषों की और महिलाओं की जो अलग अलग थी, अलग अलग है आज भी, लेकिन जहां महिलाओं की विवाह की उम्र 18 थी, न्यूनतम उम्र, आज वह 21 है। कारण समय के साथ देखा गया कि नहीं, अब समय आ गया है जब वैवाहिक उम्र को बढ़ाया जाए। कई कारणों से आवश्यक हुआ, मैं उसकी गहराई पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि समय के साथ साथ कानून में परिवर्तनशीलता की गुंजाइश जिन संविधानों में होती है उसके आधार पर तीसरा वर्ग बनता है। यहां भी इंग्लैंड का नाम आता है। तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो ऐतिहासिक रूप में है। इंग्लैंड का संविधान जो है वो प्रथाओं से भी प्रभावित है, अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान जो है वह परिवर्तनशील भी है। और दूसरी ओर अमेरिका का संविधान लिखित है और अपरिवर्तनशील है। वहां पर संविधान को बदलना एक टेढ़ी खीर है। लगभग नहीं के बराबर वहां संविधान बदले जाते हैं। संविधान के कोई से हिस्से में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड का संविधान जो है वो 17वीं शताब्दी में आया। आज से लगभग 300 साल से ऊपर हो गया इंग्लैंड का संविधान आए, और वहां पे लगातार कानूनों में परिवर्तन हुआ। अमेरिका में लगभग 300 साल 200 साल हो गया है, लेकिन वहां मात्र 10 परिवर्तन हुए हैं। संविधान के किसी अंग में, संविधान तो परिवर्तन नहीं होता, संविधान के किसी अंग को परिवर्तित किया जाता है आवश्यकताओं को देखते हुए। तो अमेरिका का जो संविधान है वह अपरिवर्तनशील है, बड़ा कठोर है। भारत का क्या है? भारत किस में आता है? क्या भारत का संविधान लचीला है, परिवर्तनशील है, या अमेरिका जैसा कठोर है? इसका उत्तर है भारत दोनों के बीच में है। हमारा संविधान में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उतना सरल नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। इस बात को ख्याल रखें, हम अपने संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, उतना सरल नहीं है, लेकिन साथ ही उतना कठिन भी नहीं है कि हम यूएसए जैसे कठोर अपरिवर्तनशील संविधान की श्रेणी में गिने जाएं। तो हमारा संविधान लिखित है कि अलिखित है? इंग्लैंड का संविधान लिखित है, अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान, मैं पुनः दोहराता हूं, अलिखित है। लेकिन भारत का संविधान लिखित है, उसे एक पुस्तकाकार रूप में लिख दिया गया है। संविधान निर्माताओं ने संविधान नाम की एक पुस्तक तैयार की है जिसमें सारे कानूनों का
जिक्र है, उनका विस्तार से वर्णन है। और हमारा जो देश है वो उस लिखित संविधान के बल पर चल रहा है। तो अब संविधान को समर्थ या प्रभावी बनाने वाले क्या क्या कारण हैं? जैसा मैंने ऊपर बताया कि हम संविधान को क्यों मानते हैं। संविधान को हम इसलिए मानते हैं कि वह लिखित है और संविधान का समर्थन, ताकत हमें मिली हुई है। सरकार बाध्य है संविधान का पालन करने, इसलिए हम भी बाध्य हैं। तो यहाँ पर अब ये सवाल पुनः उठता है कि संविधान को ताकत कौन देता है? संविधान को ताकत आती है उसकी रचना किसने की, इससे उसे किसने बनाया। संविधान क्या किसी एक व्यक्ति ने बनाया, या संविधान किसी दूसरे देश से आके ले लिया गया, या संविधान की पुस्तक को कहीं से उठाकर रख दिया गया, या कुछ इसके पीछे लंबा चौड़ा इतिहास है? तो संविधान अस्तित्व में कैसे आया, यह जो तत्व है यह किसी संविधान को ताकत प्रदान करता है। क्या संविधान अलोकप्रिय नेताओं ने बनाया, ऐसे लोगों ने बनाया जिसे जनता स्वीकार नहीं करती? क्या हमारा संविधान भारत का भी ऐसे ही बना है? नहीं, हमारा संविधान तो एक संविधान सभा जिसमें जनता के सदस्य थे उन्होंने बनाया। क्या भारत का संविधान, क्या किसी भी देश का संविधान यूं ही बना दिया गया? कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते हुए उन्होंने कुछ कानून लिखे और वो संविधान हुआ? नहीं। तो अस्तित्व में कैसे आया यह बहुत जरूरी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत, अमेरिका और साउथ अफ्रीका, मैं पुनः दोहराता हूं, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान और साउथ अफ्रीका का संविधान दुनिया में सर्वाधिक सफल संविधानों में गिना जाता है। जिसने संविधान बनाते समय इतिहास का ध्यान रखा, संविधान बनाते समय जरूरतों का ध्यान रखा, संविधान बनाते समय आने वाले समय का ध्यान रखा, संविधान बनाते समय जरूरतों का ध्यान रखा, और इन सब को ध्यान रखते हुए सरकार और जनता के बीच में सर्वोच्च सामंजस्य बनाने के लिए कितना अच्छा सर्वश्रेष्ठ कानूनों का निर्माण किया जाए, ये सबको ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया। इस प्रकार भारत, यूएसए और साउथ अफ्रीका के संविधान सर्वोच्च श्रेणी में आते हैं अपने अस्तित्व के कारण। दूसरा जिसके कारण संविधान प्रभावशील होता है वह है मौलिक। कितना मौलिक है? मौलिक का अर्थ कितना मूल रूप में बनाया गया है। क्या ये उधारी लेकर यहां वहां से उसे जोड़ दिया गया है? क्या इसे कट पेस्ट जिसे बोलते हैं कि यहां से काटा और वहां पे जोड़ दिया गया है? या इसके पीछे किस तरह के तत्व शामिल थे, किस तरह के लोग शामिल थे? संविधान कितना मौलिक है, बहुत बहुत समझने वाला शब्द है। इसे जनता को विश्वास में लेने में कितनी सामर्थ्यता है, जनता कितना इसमें विश्वास करेगी कि हाँ, इस संविधान को हम माने। आज हमारे संविधान को देश की संपूर्ण जनता यदि पूरी तरह स्वीकार करती है, वो केवल इसलिए क्योंकि हमारा संविधान उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो जनता के द्वारा स्वीकार थे, जिन्होंने इसे बनाने में अपना खून पसीना, कड़ी मेहनत बनाई। तीसरा कारण जिसको लेकर संविधान प्रभावशील है वो है शक्ति एवं कार्यों की संतुलित रूपरेखा हो। जनता को जितनी ताकत है उतनी ताकत सरकार को भी है, लेकिन दोनों के बीच में परस्पर सामंजस्य है। और अंतिम बात जिसको आपको ख्याल में रखना होगा कि क्या संविधान मात्र एक कागज का टुकड़ा है, या संविधान मात्र एक किताब है जिसमें कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं, या उसके आगे भी कुछ है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। संविधान जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि संविधान की पुस्तक में उससे जुड़े हुए लोग उसमें अपनापन महसूस करें कि यह मेरे लिए है, मेरे हित के लिए है। तो इसमें ये जो भावना रहेगी तभी वह किताब, कानून की किताब
जीवंत दस्तावेज के रूप में आएगा, केवल कागज नहीं रहेगा। तो बच्चों, इस अध्याय के पहले चरण में संविधान क्या और क्यों, ये आपने पढ़ा। अब जो दूसरा अध्याय आपका होगा, दूसरा भाग, उसमें हम बाद में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा इस विषय पर दिया गया कि संविधान क्यों और कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जितनी भी बातें आप लोगों को, विद्यार्थियों को यहाँ संविधान के संबंध में जानकारी दी गई है, उसकी परख कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम नहीं है कि आपकी समझ की परख के लिए हम एक प्रतियोगिता करते हैं, प्रश्नोत्तरी का, और शीघ्र ही हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है आइए बच्चों, हम थोड़ी देर में प्रारंभ करने वाले हैं हमारा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, जिसे आप लोग कौन बनेगा बुद्धिमान के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी समझ के की परख के लिए आयोजित किया जाता है। आपको इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाएगी। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। और जो नए बच्चे आज जुड़े होंगे, उनको जानकारी के लिए बता दें कि आपको बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट जो भी उपयोग कर रहे हैं, उसके ब्राउजर में जाइए और ब्राउजर में जाके वहां पे सर्च में टाइप करिए menti.com। ये टाइप करते ही जो सर्च करेंगे तो आपको जो विंडो ओपन होगा, उस विंडो में सबसे पहले ही आपको दिखाई देगा कोड के लिए ऑप्शन आता है। तो कोड के लिए टाइप करिए 429963 429963। ये कोड टाइप करते ही आप सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हम हमारे इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हिस्सा सक्षम हो जाएंगे प्रश्नों के उत्तर देने के। तो ये स्क्रीन पे प्रश्न आएंगे जब भी यहाँ से कार्यक्रम को चालू किया जाएगा, और प्रश्नों के बाद नीचे 4 ऑप्शन अलग अलग में दिखाई देगा। तो जो भी ऑप्शन आपको, जो भी विकल्प सही लगता है, उस विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, आपका आंसर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो चैटिंग में हम देखते हैं, चलिए निकेश्वर को थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम हुआ था, वो ठीक हो गया। प्रॉब्लम था। तेजस शर्मा को क्लास बहुत ही अच्छा लगा। अनीश है, उसको आपके लिए ब्रिलियंट सर की लिखा है। और प्रिया ठाकुर ने, धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया। धन्यवाद प्रिया। तेजस को आज वॉइस भी क्लियर है सर, बहुत बढ़िया है। आपको, आप तक कोशिश रहती है कि आप तक हमारी चीजें अच्छे से पहुंच जाए, और
लगातार हम इसी कोशिश में है कि टेक्निकली हम चीजों को अच्छे से पहुंचा पाने में सक्षम हो जाए। आपको आज आवाज क्लियर सुनाई दी? क्या लगा? ठीक है। सिंपी ने आपको थैंक यू, मतलब सारे सभी को बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को सुनाई दिया, समझ में आया, इससे खुशी होती है। कुछ बच्चे बात करना चाह रहे हैं, संभवतः हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। गुलशन, गुलशन क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गुलशन, हाँ बोलिए। आपका क्या सवाल है गुलशन, पूछिए। कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक। गुलशन आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आप अपना माइक्रोफोन को या जो यूज कर रहे हैं ईयरफोन को फिर से सेट करके देखिए। चलिए थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको। हेमलता, हेमलता आपने हैंड रेज किया है, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेमलता, जी सर। हेलो। हाँ हेमलता, कौन से जिले से हैं? बालोद जिला। बालोद जिला से। आपका कोई प्रश्न है सर से? जी सर। हाँ पूछिए। सर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार पूछिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और जानकारी चाहिए? जी सर। अगले इस चैप्टर के जो अगले सेशन में आपको संविधान के बारे में और जानकारी दी जाएगी। अभी आपको जो बताया गया विस्तार से, उसी को एक बार और थोड़ा दोहरा लें। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का आपने उपयोग किया है, हिंदी में इसका अर्थ है संविधान, और संविधान यानी कानून का ढांचा, राइट? जी। और हमें, हम सभी विद्यार्थियों को एक और बताना चाहेंगे कि यदि इस कक्षा को आप फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube में एक चैनल में सर्च करिए PTD छत्तीसगढ़। PTD छत्तीसगढ़, ये सर्च ऑप्शन में आप डालेंगे तो पढ़ाई पुनर्द्वार के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं और वीडियोस बनाए जा रहे हैं वो सारे आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो यह कक्षा भी आपको दिखाई देगी, तो वहां से आप फिर से इस कक्षा को एक बार देख सकते हैं और जहाँ भी कुछ संशय की स्थिति है तो उसको दूर कर। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अब अपना प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है ढांचा, न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र, गणतंत्र। चौदह विद्यार्थियों ने बहुत सही प्रयास किया और पहला ऑप्शन को टिक किया है, ढांचा सही उत्तर है। और कुछ बच्चे भी थोड़े संशय की स्थिति में थे, कोई बात नहीं, आप पुनः पाठ को पढ़िए, दोहराइए, निश्चित ही आपको और भी जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं वो समझ में आएंगी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
संविधान आवश्यक क्यों है? चार ऑप्शन। पहला, प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाने के लिए। दूसरा, सरकार को शक्तियां देने के लिए। तीसरा, सरकार द्वारा जनता के शोषण के लिए। चौथा, संविधान की आवश्यकता ही नहीं। अधिकतर विद्यार्थियों के सही जवाब है सरकार की शक्तियों की सीमाएं तय करने के लिए। तो आप सभी को बधाई, और जो पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को भी बधाई। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 3 आपके स्क्रीन में। संविधान का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर नहीं होता? उत्पत्ति के आधार पर, प्रथाओं एवं कानून के आपात के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर। नहीं होता। सही जवाब, भौगोलिक स्थिति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पे। संविधान क्या है? उत्तर, पहला, कानूनों का समूह। दूसरा, राज्यों का समूह। तीसरा, लोकसभा का दूसरा नाम। चौथा, एक दस्तावेज मात्र। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों के सही जवाब आए हैं। संविधान कानूनों का समूह है। आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे। किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित। पहला, यूएसए। दूसरा, रूस। तीसरा, भारत। और चौथा, इंग्लैंड। सही उत्तर पर टिक लगाएं। समझ के सही क्लिक करेंगे। इंग्लैंड सही जवाब है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। जिन बच्चों ने इंग्लैंड पर क्लिक किया है उनको बधाई, और बाकी जितने प्रश्न हैं जिसमें सही क्लिक उन्होंने किया है उन सभी को भी बधाई। और जो जिनके आंसर सही नहीं आए हैं वो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा परख की परीक्षा है। तो निराश नहीं होंगे और प्रयास करेंगे कि अगली बार आपके सारे आंसर सही हो। और इसके लिए आपको केवल करना यही है कि पुनः पढ़ाई करना है। इस विषय को एक बार फिर से दोहरा के देखेंगे। आपके पास पुस्तक अवेलेबल है, और नहीं है तो आपके हाथ में सिस्टम अवेलेबल है जिसका उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब में जाके, जैसा कि मैंने पहले बताया, पीटीटी छत्तीसगढ़ में जाके इस पाठ को फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि परिणाम क्या कहता है। अनीश, गुलशन, कोमेश्वरी, लिकेश्वर, सुनंदा, हर्षिता, प्रियंका, रोहन, टाइगर बेबी, पफी, इन्होंने सही जवाब दिया तेजी से, और सबसे तेजी से जवाब देकर आज की विजेता बनते हैं अनीश। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीश, और बहुत बहुत बधाई। और बाकी लोग जो इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लिए और इस कक्षा में उपस्थित रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका प्रश्न है, सीजी स्कूल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? सीजी स्कूल का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आपको यदि इस पाठ से संबंधित कोई शंका का समाधान चाहिए, कोई नोट्स यदि आप तैयार करते हैं तो उसे सर से चेक करवा सकते हैं। तो सर का जो लिंक में नंबर दिया गया है उस नंबर से सर से आप कॉन्टेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, और उनके व्हाट्सएप नंबर से आप लिंक चीजों को शेयर भी कर सकते हैं और अपनी शंकाओं के समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very संविधान के much. विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां आज इस कक्षा में हमारे विद्यार्थियों को प्रदान किया आपने, और निश्चित ही अगली कक्षा में और भी हमारे बच्चे जुड़ेंगे और भारत के संविधान के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को इन कक्षाओं के माध्यम से प्राप्त होगी। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद। और इसी के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, और तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस महामारी के दौर में, इस विषम परिस्थिति में भी आप अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, उनसे जुड़ते रहिए। नमस्कार।